हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग, छायावाद और प्रगतिवाद को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रयोगवाद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि जो प्रयोगवाद है क्या। तो ये जो परिभाषा है ये आलोचकों के द्वारा दी गई है, जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं आपको सारी बातों को पढ़कर समझाऊंगी। मैंने आप लोगों के लिए ही सारी बातों को स्वयं लिखकर प्रस्तुत किया है, ताकि आप भी मेरी तरह अपनी कॉपी में सारी बातों को एक एक करके धीरे धीरे उतारें। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपको ये सारी बातें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप कभी भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जब देने जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो हिंदी साहित्य से ही पूछे जाते हैं। कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम इत्यादि। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करती हूँ कि प्रयोगवाद है क्या, और फिर इसकी प्रवृत्तियों पर मैं प्रकाश डालूंगी। देखिए, प्रयोगवाद छायावादोत्तर। छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का जो समय है। छायावाद में उत्तर शब्द जुड़ा हुआ है, उत्तर माने बाद में। यानी छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद के समानांतर हिंदी कविता में व्यक्तिवाद की परिणति घोर अहमवादी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, उच्छृंखल और असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में हुई। यानी छायावाद के बाद जो है, प्रगतिवाद के साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि जो छायावाद की जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति थी उसकी परिणति जो है वो किस रूप में होती है? घोर अहमवादी, स्वार्थ प्रेरित, असामाजिक, उच्छृंखल और असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में होती है। एक ऐसी मनोवृत्ति जिसको विद्रूप कह सकते हैं। तो यही कारण है कि अभी तक इस युग का अंतिम रूप से नामकरण नहीं किया गया। इतनी सारी जो प्रवृत्तियां इस तरह की विद्रूप प्रवृत्तियां हैं, जिसके कारण जो है इस युग का अभी तक सही सही नामकरण नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो है आलोचकों ने इस युग को प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, प्रबद्धवाद, रूपवाद, नई कविता ये नाम से अभिहित किया है, यानी इनका नामकरण किया है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या? प्रयोगवाद। यानी इसके ये सारे भी नाम हैं, लेकिन हम लोग प्रयोगवाद के रूप में इस युग को पढ़ेंगे। तो प्रयोगवाद का आरंभ जो माना गया है सन 1943 से माना जाता है। तो 1943 से इस युग का आरंभ माना गया है। यानी प्रगतिवाद के समानांतर, किंतु इस युग का सही आरंभ जो है 1943 से मानते हैं। क्यों मानते हैं? कारण देखिए, 1943 में अज्ञे जी द्वारा संपादित पत्रिका तार सप्तक, यानी अज्ञे जी के द्वारा एक पत्रिका संपादित हुई थी जिसका नाम था तार सप्तक, यानी प्रथम भाग का प्रकाशन से इस युग का आरंभ माना गया है। तो अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आप इस नाम को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये नाम बड़ा है, लेकिन आपको ये नाम याद रखना ही होगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे क्या? इनका उपनाम है। तो तार सप्तक एक पत्रिका है। तो ये पत्रिका जो है 4 भागों में प्रकाशित हुई थी विभिन्न समय में। तो मैंने इन चारों पत्रिका का प्रकाशन समय लिख दिया है, ताकि आपसे कभी भी अगर पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर लिख सकें। तो पहला तार सप्तक तो 1943 में प्रकाशित हुआ। 1951 में देखिए तार सप्तक का द्वितीय भाग का प्रकाशन हुआ। 1958 में तार सप्तक तृतीय भाग का प्रकाशन हुआ और 1978 में तार सप्तक चौथा भाग का प्रकाशन हुआ। यानी तार सप्तक पत्रिका के जो संपादक थे वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, और ये पत्रिका 4 भागों में प्रकाशित हुई। पहला क्या समय था? 1943, दूसरा 1951, तीसरा जो था 1958 और चौथा 1978 ईस्वी। अब चलिए प्रगतिवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसे एक बार देख लें। देखिए,
प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, मैं पहले उसका उल्लेख कर देती हूँ, फिर जो है आपको इसे लिखकर समझाऊँगी। तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं आपको लिखकर प्रस्तुत करती हूँ ताकि आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि जब कुछ समझाया जाता है तो विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि सब बात समझ में आ रही है। आप देखते होंगे क्लास में जब टीचर कुछ समझा रहे होते हैं तो आपको लगता है सब समझ में आ रहा है, अब तो सब याद हो गया। लेकिन टीचर जैसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं, सारी बातें जो होती है वो भी दिमाग से निकल जाती है। तो बचता क्या है? बचता है वही जो आपने कॉपी में उतार रखा है। इसलिए कहा जाता है कि क्लास में भी जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप क्या करें, टीचर जो भी बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, उन सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट करें। क्योंकि जब आप उन बातों को अपनी कॉपी में देखेंगे तो आपको टीचर के द्वारा कही गई बातें फिर से याद आने लगेगी। तो इसीलिए लिखना अत्यंत ज़रूरी है। तो देखिए, प्रयोगवाद की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियाँ। पहला है अहनिष्ठ व्यक्तिवाद, दूसरा है अति नग्न यथार्थवाद, तीसरा है बौद्धिकता का आग्रह, चौथा है सत्य के लिए निरंतर खोज, पांचवा है नवीन उपमानों का प्रयोग, छठा है नए विषय, सातवां है स्वच्छंद शैली और आठ है भाषा। तो अब चलिए इसे मैं आपको विस्तार से पढ़कर समझाती हूँ। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर आपको उसका समझाते चलूँगी। यानी पहले मैं सारी बातों को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर मैं उस बात को समझा दूंगी। देखिए, प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं। पहला, अहनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कवियों ने व्यक्ति को के एकांत महत्व पर विशेष बल दिया है। नदी के द्वीप कविता में अज्ञे का व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति आग्रह मध्यवर्ग की मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जो व्यक्तिक असंतोष की उपजी है। उपजी माने उपज है, इसको उपज ही कहें तो ठीक है। एक उदाहरण देखिए। साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण साधारण खान पान, तब मैं एकाग्रमन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। अहनिष्ठ व्यक्तिवाद। मैंने बताया था कि छायावाद की जो व्यक्तिवाद था उसकी परिणति जो है अहनिष्ठ भावना के रूप में हुई। यहाँ पर कवि ने जो है व्यक्ति को एकांत महत्व दिया, बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और नदी के द्वीप कविता में अज्ञे जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति जो है आग्रह व्यक्त किया है। और ये आग्रह जो व्यक्त किया ये किस लिए है? जो व्यक्तिगत असंतोष की उपज है, यानी मनुष्य के अंदर जो है कुछ ना पाने की, कुछ अभाव, कुछ कुंठा के कारण क्या होता है, असंतोष की भावना जन्म लेती है। इसके चलते ही ये सारी भावनाओं को हम यहाँ देख रहे हैं। कवि ने ऐसी बातों का ही उल्लेख जो है अपनी रचनाओं में किया है। आप उदाहरण को अवश्य याद करके लिखें। दूसरा है अति नग्न यथार्थ दृष्टि। प्रयोगवादी कविता में भावुकता की अपेक्षा बौद्धिकता का आग्रह अधिक है। जीवन के यथार्थ को रंगीन, मोहक और भावमय रूप में प्रस्तुत करने की बजाय प्रयोगवाद ने उसे सहज और साधारण रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि प्रयोगवादी कवि की जीवनानुभूति बहुत सीमित थी, परंतु यह सीमित अनुभव यथार्थ परक रूप में ही व्यक्त हुआ है। देखिए, अति नग्न यथार्थ दृष्टि यानी जीवन के कुछ यथार्थ होते हैं, सच्चाई होती है, उसे कवि जो होते कल्पना की सहायता से व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन कवियों ने इन यथार्थ को इस रूप में एकदम यथार्थ को यथार्थ रूप में ही प्रस्तुत किया, यानी बिना कल्पना के सहारे ही प्रस्तुत किया है, बहुत ही सहज और साधारण रूप से। बौद्धिकता का आग्रह। प्रयोगवादी काव्य में बौद्धिक उछलकूद अधिक है। ये कवि हृदय को तरंगित तथा उद्वेलित न कर मनुष्य की बुद्धि को अपनी पहेली से उसे परेशान करना चाहता है। धर्मवीर भारती ने इस कविता की बौद्धिकता का समर्थन किया है और वे लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।
इस प्रश्न चिन्ह को ही बौद्धिकता कह सकते हैं। उदाहरण, अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूं, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में डाल दूं। बौद्धिकता का आग्रह बौद्धिकता का आग्रह का तात्पर्य यह है कि हम सभी जानते हैं कि जब कवि कविता लिखते हैं तो वो अत्यंत भावुक होकर हृदय से लिखते हैं। उसमें बुद्धि का योग कम होता है, क्योंकि कवि जो होते हृदय से सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर इन कवियों ने अपना बौद्धिक उछल कूद को ज़्यादा अभिव्यक्त किया है। धर्मवीर भारती ने इसका समर्थन भी किया है कि इन्होंने क्या किया है, ये मनुष्य के हृदय को तरंगित नहीं करते, उनकी भावनाओं को उद्वेलित नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, मनुष्य की बुद्धि को अपनी पहेली से परेशान करते हैं। जैसे एक कविता आप पढ़ते हैं, छायावादी कविता, जैसे संध्या सुंदरी कविता है, तो पढ़ के क्या होता है, आपका हृदय जो है कल्पना में डूब जाता है, भाव विभोर हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती है। अगला देखिए, सत्य के लिए निरंतर खोज। सत्य के लिए निरंतर खोज या अन्वेषण प्रयोगवाद की मुख्य प्रवृत्ति है। प्रयोग के द्वारा कवि जीवन को और जीवन के सत्य को अच्छी तरह जान सकते हैं और अधिक अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविताओं में जिन बातों का उल्लेख किया है, उससे जो विशेषताएं हमारे सामने आती है, ये पता चलता है कि सत्य के लिए एक अन्वेषण या खोज उनके काव्य में हमेशा दिखाई देती है। प्रयोग के द्वारा, इसलिए शायद इस युग का नाम प्रयोगवाद पड़ा है। प्रयोग के द्वारा कवि जीवन को और जीवन के सत्य को अच्छी तरह से जान सकते हैं। ये प्रयोग करते हैं काव्य के क्षेत्र में। प्रयोग हम लोग देखें ना, विज्ञान में प्रयोग होता है, और ये कवि जो थे ये काव्य में प्रयोग करते हैं, और इस तरह से जीवन को अच्छी तरह से जान सकते हैं और अधिक से अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये इनकी धारणा है। अगला है नवीन उपमानों का प्रयोग। प्राचीन उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग, नवीन रूपकों और नवीन अलंकारों का प्रयोग प्रयोगवादी कवियों की विशेषता रही है। यानी परंपरागत उपमानों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। यह जैसे परंपरागत उपमान में जैसे है कि किसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ऐसा इन्होंने प्रयोग नहीं किया, ऐसा उन्होंने उदाहरण नहीं दिया। इनका उदाहरण बिल्कुल नया है, इनके उपमान बिल्कुल नए हैं। कैसा है देखिए, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर से जो हर काम करते हुए भी चुप है। यानी किसी की तुलना कैसे की जा रही है, कोई अगर चुपचाप है तो उसकी तुलना की जा रही है ऑपरेशन थिएटर से। तीसरा, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। अगर किसी के सपने टूट गए हैं तो उसकी तुलना किससे की गई है, भुजा हुआ पापड़ जैसे टूट जाता है। तो इस तरह के उपमानों का प्रयोग इन कवियों ने किया है। देखिए, नए विषय। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य विषय के क्षेत्र में नवीनता को अपनाया। यानी काव्य का जो विषय था उसके क्षेत्र में भी नवीनता को अपनाया है। यानी पुराने समय से परंपरागत विषयों पर इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने नवीन विषयों को चुना है। इनकी कविताओं में पहली बार कंक्रीट पोर्च, चाय की प्याली, सायरन, चूड़ी का टुकड़ा आदि का चित्रण हुआ है। यानी नए नए विषय, नए नए वस्तुओं पर इन्होंने कविताएं लिखी। उनके कविताओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। सातवां है स्वच्छंद शैली। प्रयोगवादी कवियों को मुक्त परंपरा में विश्वास है, इसलिए वह छंद के बंधन को स्वीकार नहीं करता है। यही कारण है कि इन कविताओं में न लय है न गति है। इन्होंने अतुकांत छंदों का प्रयोग किया है। तो ये जो प्रयोगवादी कवि थे, इनकी कविता में कोई लय नहीं है, कोई सुर नहीं है। जैसा कि हम लोग देखा करते हैं कि बहुत सारी कविताएं ऐसी होती थी जो हम लोग बचपन में क्या करते थे, गा गा कर याद करते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, बचपन कविता, वो मुझे याद है कि उसे जो है हम सभी घर में भाई बहन जो होते थे वो गा कर पढ़ते थे कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। तो इस तरह की बहुत सारी कविताएं जो है हम लोग गा गा कर पढ़ा करें। इस प्रकार बहुत सारी कविताएं हम लोग क्या करते हैं, गा कर पढ़ते हैं। किंतु प्रयोगवादी कविता को गाकर पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई छंद नहीं है, कोई लय नहीं है, कोई सुर नहीं है। तो ये कविता कैसी है,
इसमें गद्य की सी नीरसता और शुष्कता है। इस कविता में कैसी है? गद्य की तरह है, नीरस है और शुष्क है। देखिए भाषा, प्रयोगवादी कवियों ने कहीं कहीं पर भाषा के अच्छे प्रयोग किए हैं, परंतु कहीं कहीं स्वच्छंदता की प्रवृत्ति के कारण खड़ी बोली के व्याकरण सम्मत रूप की अवहेलना की है। यानी भाषा के क्षेत्र में भी हम इनका कुछ प्रयोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, खड़ी बोली का जो व्याकरण सम्मत प्रयोग था उसकी अवहेलना कर दी है। किस कारण से? अपनी स्वच्छंदता की प्रवृत्ति के कारण से। उदाहरण देखिए, शक्ति दो बल दो हे पिता, जब दुख के भार से मन थकने आए, पैरों में कूली सी लपकती चाल छटपटाए। ये किसकी लिखी हुई है? रघुवीर सहाय की है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और मैंने जो कुछ भी लिखा है उसे आप याद करके लिखने की कोशिश अवश्य करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।